हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, यूपीपी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 के लिए हम आपको हिंदी का एक मॉक टेस्ट कराने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों हिंदी के 37 प्रश्न रहने वाले हैं। तो दोस्तों इस टेस्ट को आप लोग दीजिए और देखिए कि हिंदी में के 37 प्रश्नों में जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। टेस्ट का दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि विद्यालय शब्द में है स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विद्यालय शब्द में आपकी जो संधि हो जाएगी स्वर संधि हो जाएगी। विद्यालय शब्द में स्वर संधि में आपका दीर्घ स्वर संधि है और इसका जो विच्छेद हो जाएगा विद्या प्लस आलय हो जाएगा। विद्या प्लस आलय, ये इसका विच्छेद हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, चाय में 50 ग्राम चीनी डालना, सैकड़े लोग मारे गए और कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। इसमें यह बताना है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सैकड़ों लोग मारे गए। देखिए दोस्तों, सैकड़ों लोग मारे गए निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। 1 किलो यह फिक्स अमाउंट है, फिक्स है, ठीक है, ये निश्चित है। चाय में 50 भी आपका निश्चित है और यहाँ पे 2 मीटर दिया गया, ये भी निश्चित है। और ये आपका सैकड़ों क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि हिंदी में वचन होते हैं 1, 2, 3 या अनगिनत। इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2। हिंदी में दोस्तों 2 वचन होते हैं, संस्कृत में आपके 3 वचन होते हैं। संस्कृत में 3 वचन, हिंदी में 2 वचन और इंग्लिश में भी आपका 2 वचन होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, बताना है आगरा का बहुवचन क्यों होगा। आगरी, आगरों, आगरे या बहुवचन नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बहुवचन नहीं होगा। आगरा का बहुवचन नहीं होगा, यानी कि दोस्तों आगरा का बहुवचन इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है पद, विकारी शब्द, अविकारी, अपदबंध। तो इसको दोस्तों अविकारी कहा जाएगा, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। प्रश्न है कि शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। तृषड़ा, 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 तृषड़ा। तृषड़ा का शुद्ध चयन करना है, कैसे लिखा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही हो जाएगा आपका शुद्ध। अगला प्रश्न है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा कवित्री, कवि या कवित्री या कवियत्री। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवयित्री हो जाएगा। यह पे छोटी, त्र पे बड़ी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। प्रश्न पूछा गया है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं संस्कृत, तद्भव, तत्सम या देशज। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्सम। यानी कि दोस्तों संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं आपके तत्सम कहलाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है क्या होगा। जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको कहते हैं द्वंद्व समास, द्विगु समास, प्रधान समास या तत्पुरुष समास। तो दोस्तों जब किसी शब्द में दोनों पद जो है आपके प्रधान होते हैं, दोनों शब्द आपके प्रधान होते हैं, तो आपका द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास, जिसमें दोस्तों बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि शुद्ध शब्द है उज्ज्वल। उज्ज्वल दोस्तों कैसे लिखा जाता है, उज्ज्वल का शुद्ध शब्द क्या होगा इसमें से। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों उज्ज्वल ऐसे, यानी कि इसमें 2 ज आपके आधा रहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अनुरक्त का विलोम शब्द पूछा गया है। तो अनुरक्त का विलोम शब्द आरक्त होगा, विरक्त होगा या निरक्त होगा या आसक्त होगा। तो अनुरक्त का विलोम शब्द हो जाएगा विरक्त हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं। यहाँ पे 4 दोस्तों आपके दिए गए हैं, शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, काष्ठ, घृत, घोड़ा, कारीगर, ओष्ठ, किताब, रानी, चाकू और निष्ठुर, चम्मच, हाथी, कार्य। इनमें से सभी शब्द तत्सम है किस वाले ऑप्शन में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शर्करा हो गया, पवन, ज्येष्ठ और अग्नि, ये सभी तत्सम है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है। कु उपसर्ग नहीं है, कुरूप, कुशल, कुकर्म या कुचाल, किसमें कु उपसर्ग नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कुशल में जो है दोस्तों कु उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग क्या होता है दोस्तों, प्रीफिक्स बोलते हैं जो किसी शब्द में पहले लगते हैं, ठीक है। कुचाल में आपका कु उपसर्ग हो जाएगा, कुकर में कु है, कुरूप में कु है, लेकिन कुशल में नहीं है।
आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, यहाँ पे पूछा गया है कि इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। इन प्रत्यय का, पुजारिन, कठिन, चिन्ह या मीन। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पुजारिन। पुजारिन में दोस्तों आपका इन प्रत्यय है। प्रत्यय मतलब होता है दोस्तों सफिक्स, जो किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी विशेष समूह का बोध कराए उसे कहते हैं कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास या द्विगु समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द्विगु समास, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो जो किसी विशेष समूह का बोध कराए। यहाँ पे इसके हिसाब से द्विगु समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द्वंद्व समास है लंबोदर, अंधकूप, नर नारी या शरणागत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जल्दी से दोस्तों बताइए, हम वेट कर रहे हैं आंसर का, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। नर नारी होगा कि लंबोदर होगा कि अंधकूप होगा कि शरणागत होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नर नारी हो जाएगा। द्वंद्व समास में दोस्तों बीच में योजक चिन्ह आपका लगा रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। नगर में रहने वाले को कहा जाता है शहरी, नागर, नगर बधू या नौकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नागर। नगर में रहने वाले को नागर कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, इसका आंसर बताना है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, सैसव, लोहा, लकड़ी या पुस्तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सैसव। सैसव आपकी जातिवाचक संज्ञा नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है। मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राम घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, निसार खेलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। इसमें दोस्तों संप्रदान है। संप्रदान का मतलब होता है दोस्तों के लिए। ठीक है, किसके लिए दिया, तो निर्धनों के लिए दिया, निर्धनों को दिया। आपका हो जाएगा कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए दोस्तों कारक आप पढ़े होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। पुरुषवाचक है, निजवाचक है, संबंधवाचक है या अनिश्चयवाचक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, निजवाचक सर्वनाम है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि पूछा गया है कि संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है। रस्सी जल गई, सीता पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, बच्चा सोता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से आप लोग बताइए इसमें किसमें संयुक्त क्रिया का यूज हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, पूछा गया प्रश्न है कि सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है जो छोटा हो, जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए, जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रियाएं हों और जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक क्रिया ही हो। इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोग बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों ये हो जाएगा कि जिसमें एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो और एक ही क्रिया हो। ठीक है, यही आपका साधारण वाक्य कहलाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर बताएंगे आप लोग। मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है मोहन, खरीदारी, घूमना या बाजार। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोहन इसमें उद्देश्य है। उद्देश्य का मतलब दोस्तों होता है कर्ता। यहाँ पे दोस्तों मिश्रित वाक्य आपको बताना है कि इसमें से मिश्रित वाक्य कौन सा है। वर्षा हो रही है, मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, सुधीर पढ़ता है, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। यही दोस्तों आपका संयुक्त वाक्य मिश्रित वाक्य हो जाएगा, क्योंकि और का प्रयोग हुआ है। ठीक है, जब दो वाक्य को जोड़ा जाता है उसमें और जो है कंजक्शन का यूज किया जाएगा एंड, तो मिश्रित वाक्य बनता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। प्रश्न पूछा गया है किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मयवाचक चिन्ह का, अवतरण या उद्धरण चिन्ह का, प्रश्नवाचक चिन्ह का, निर्देशक चिन्ह का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवतरण या उद्धरण चिन्ह का। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है जो पत्र आज आया है कहाँ है, जो पत्र आज आया है कहाँ है, जो पत्र आज आया है कहाँ है, जो पत्र आज आया है कहाँ है। देखने में लग रहा होगा दोस्तों सब सेम है, बट इसमें शुद्ध वाक्य आपको विराम चिन्हों वाला सही वाक्य आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो पत्र आया है फिर यहाँ पे कामा रहेगा, कहाँ है फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा। यही सही है आपका। ठीक है, आगे चलते
अगला प्रश्न हमारा है, पूछा गया है कि शेर को सामने देखकर खाली स्थान, यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा। मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया, मैं आग बबूला हो उठा, मैंने आसमान सिर पर उठा लिया, मेरे प्राण सूख गए। आप लोग बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्राण सूख गए। शेर को सामने देख करके मेरे प्राण सूख गए। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। सही मुहावरा है, नेत्रों में मिट्टी डालना, आंखों में रेत फेंकना, आंखों में धूल झोंकना, आंखों में कचरा डालना। सही मुहावरा क्या है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंखों में धूल झोंकना, यही आपका सही मुहावरा है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। हाथ न आना इस मुहावरे का निकटतम अर्थ है। पकड़ में न आना, बहुत बड़ा होना, हाथों का व्यायाम करना, हाथ फैलना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पकड़ में न आना। हाथ न आना का दोस्तों मतलब है पकड़ में न आना। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। सिर फिर जाना, सिर फिर जाना का अभिप्राय है चक्कर आ जाना, अहंकारी हो जाना, सर दर्द हो जाना, या पीछे मुड़कर देखने लगना। ये दोस्तों यहाँ पे ज है, जाना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चक्कर आ जाना। सिर फिर जाना यानी चक्कर आ जाना। ये दोस्तों यहाँ पे गद्यांश दिया गया है। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प को चुनिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़ लिया करिए, उसके बाद गद्यांश पे आया करिए, या तो दोस्तों पहले ही आप गद्यांश पढ़ करके आप प्रश्न पे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों गद्यांश को हम लोग पढ़ते हैं। है कि पर्यावरण के प्रति गहरी संवेदनशीलता प्राचीन काल से ही मिलती है। अर्थवेद में लिखा है, भूमि माता है, हम पृथ्वी की संतान है। एक स्थान पर यह भी लिखा है कि पवित्र करने वाली भूमि, हम कोई काम न करें जिससे तेरे हृदय को आघात पहुँचे। हृदय को आघात पहुँचाने का यहाँ अर्थ है पृथ्वी की पारिस्थितिकी तंत्र के साथ क्रूर छेड़छाड़। हमें प्राकृतिक संसाधनों के अप्राकृतिक और सीमित दोहन से बचना होगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि विश्व के तमाम राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरे को लेकर आपसी मतभेद भुला दें और अपनी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं ताकि समय रहते सर्वनाश से उबरा जा सके। विश्व विनाश से निपटने के लिए सामूहिक एवं व्यक्तिगत प्रयासों की जरूरत है। इस दिशा में आंदोलन हो रहे हैं। अरण्य रोदन के बदले अरण्य संरक्षण की बात हो रही है। सचमुच हमें आत्मरक्षा के लिए पृथ्वी की रक्षा करनी होगी। भूमि माता है और हम उनकी संतान हैं। इस कथन को चरितार्थ करना होगा। तो दोस्तों यह आपका गद्यांश था। इस पे आधारित यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं कि गद्यांश में चरितार्थ करने का उल्लेख है। इसका आशा है बहस करना, सिद्ध करना, अपनाना या चरित्र चित्रण करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिद्ध करना। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि विश्व के सभी देशों से अपेक्षा है कि वे पर्यावरण की रक्षा करें, अपने उत्तरदायित्व ईमानदारी से निभाएं, व्यक्तिगत प्रयास करें, मिलजुल कर कार्य करें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपने उत्तरदायित्व ईमानदारी से निभाएं। यही सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका भी आंसर आप लोग बताएंगे। अरण्य संरक्षण का अर्थ है, अरण्य संरक्षण का अर्थ है वनों की रक्षा, प्रकृति की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा या सभी की रक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वनों की रक्षा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि हम प्रकृति के हृदय को आघात पहुंचाते हैं यदि हम पारिस्थितिकी से छेड़छाड़ करते हैं, पृथ्वी की खुदाई करते हैं, संसाधनों का दोहन करते हैं, पृथ्वी से बुरा व्यवहार करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पारिस्थितिकी से छेड़छाड़ करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है क्या होगा कि सर्वनाश से उबरा जा सके में उबरा का क्या अर्थ है, हटा, बचा, निपटा या तैरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बचा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, टेस्ट का सेकेंड लास्ट प्रश्न है, कपटी मित्र। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है, दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल की दुश्मन, आबनूस का कुंदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आस्तीन का सांप। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, पूछा गया इंद्रियों को जीतने वालों के लिए एक शब्द है, दूरदर्शी, दत्तचित्र, जितेंद्रिय या कुशाग्र बुद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जितेंद्रिय। तो दोस्तों ये आपकी हिंदी का एक टेस्ट था जिसमें हिंदी के 37 प्रश्न थे दोस्तों। इसमें से कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। यदि हमारे इस चैनल विमलेश कोचिंग क्लासेस को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि हम आपको यूजफुल ऐसे ही कंटेंट्स प्रोवाइड करते रहें।